हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को देखेंगे और उसके कुछ महत्वपूर्ण सेक्शंस को समझेंगे, क्योंकि ये आपके आगामी एग्ज़ाम में बहुत मदद करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के कुछ सेक्शंस के बारे में जानें। जो महत्वपूर्ण सेक्शन है मैं उसी पर बात करूँगा। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं सेक्शन 5B पर। सेक्शन 5B जो है वो डिफ़ाइन करता है बैंकिंग को। सेक्शन 5B जो है वो डिफाइन करता है बैंकिंग की, क्या है बैंकिंग। उसके बाद सेक्शन 6(1) डिफाइन करता है कि एक्टिविटी दैट बैंक कैन अंडरटेक, कि कौन सी एक्टिविटी बैंक करेगी, उसके बारे में बताता है सेक्शन 6(1). जैसे कि बैंक एक्टिविटी कौन सी करती है, जैसे डिपॉजिट स्वीकार करती है, ऋण देती है, ये सारे काम करती है। तो इसी के बारे में सेक्शन 6(1) में, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 6(1) में डिफाइन है। उसके बाद महत्वपूर्ण सेक्शन है सेक्शन 17। इसमें जो बात की गई है, क्या बात की गई है कि बैंक अपने नेट प्रॉफिट का 20% यदि डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ है तो अपने रिजर्व में रखेगी, और अगर डिविडेंड डिक्लेयर हो गया है तो 25% अपने रिजर्व में रखेगी। बैंक अपने रिजर्व में रखती है कुछ पैसे को, तो अमाउंट को, तो 20% जो है जब डिविडेंड जो है डिक्लेयर नहीं हुआ है, और 25% जब डिविडेंड डिक्लेयर हो गया हो। अब यहाँ डिविडेंड क्या है, तो बैंक जो है सिर्फ ऋण ही नहीं देती है, बैंक भी इन्वेस्टमेंट करती है। आप जो बैंकों में अपना पैसा एफडी, आरडी, अन्य बचत खातों में जमा करते हैं तो या टैक्स सेविंग एफडी में जमा करते हैं, तो इन पैसों को बैंक अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट करती है, और उस इन्वेस्टमेंट से बैंक को कुछ फ़ायदा भी मिलता है। तो उसी फ़ायदा से और साथ ही साथ बैंक अपने दैनिक कार्य कामकाज के माध्यम से या ऋण के माध्यम से जो पैसा कमाती है, उससे प्रॉफिट जो आता है, नेट प्रॉफिट, उसका 20% जब जो है डिविडेंड घोषित नहीं हुआ हो तो बैंक रिजर्व के रूप में रखती है, और डिविडेंड घोषित हो गया हो तो 25% अपने रिजर्व के रूप में बैंक रखती है। तो इसके बारे में बात किस में की गई, सेक्शन 17 में। उसके बाद जो महत्वपूर्ण सेक्शन है वो सेक्शन 19(2) है। तो इसमें कहा गया है कि बैंक किसी कंपनी के शेयर को प्लेज, मॉर्टगेज आदि के रूप में होल्ड नहीं करेगी, या एब्सोल्यूट ऑनर के रूप में इसके बारे में बात की गई है। सेक्शन 19(2) में जो है ये बात की गई कि बैंक किसी भी जो है कंपनी के शेयर को प्लेज, मॉर्टगेज या एब्सोल्यूट ऑनर के रूप में होल्ड नहीं करेगी। उसके बाद है सेक्शन 20, बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। बैंक अपने डायरेक्टर को लोन नहीं देगी, साथ ही साथ वह किसी अन्य बैंक के डायरेक्टर को और डायरेक्टर्स के रिलेटिव्स को लोन नहीं देगी, और अपने शेयर के अगेंस्ट भी बैंक लोन नहीं देगी। तो ये बात की गई है सेक्शन 20 में। उसके बाद सेक्शन 24 है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। इसमें एसएलआर के बारे में बात की गई है कि एसएलआर कितना रखना होगा। तो ये एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो है, इसके बारे में बात जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में सेक्शन 24 में की गई है। उसके बाद अगर बात करें सेक्शन 26 जो है वो अनक्लेम्ड डिपॉजिट, जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट क्या होता है, वैसे खाते जिसमें कि 10 साल से अधिक ट्रांजैक्शन नहीं हुए हैं, 10 साल या उससे अधिक कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, तो वो क्या हो जाता है, अनक्लेम्ड डिपॉजिट होता है। खाते में पैसा पड़ा है, 10 साल से कोई उसको पूछने नहीं आ रहा है, 10 साल से अधिक हो गया है, तो फिर वो जो है डीफ अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये डीफ अकाउंट जो है वो सेक्शन 26A में डिफाइन है। डीफ अकाउंट जिसका कि फुल फॉर्म है डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। तो ये जो आपका अनक्लेम्ड डिपॉजिट है वो डीफ अकाउंट में चला जाता है। तो अनक्लेम्ड डिपॉजिट के बारे में बात की गई है सेक्शन 26 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, और डीफ अकाउंट के बारे में बात की गई है सेक्शन 26A में। उसके बाद है सेक्शन 35A। इसमें क्या है कि आरबीआई कैन इशू एनी डायरेक्शन टू द बैंक्स विच इज इन द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स पब्लिक बैंक। मतलब डिपॉजिटर पब्लिक के इंटरेस्ट में जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण होंगी, जो भी इशू महत्वपूर्ण होगा,
तो उस संदर्भ में आरबीआई बैंकों को डायरेक्शन जारी कर सकती है, जो बैंक के लिए, पब्लिक के लिए या उसके ग्राहक डिपॉजिटर्स के लिए महत्वपूर्ण होगा। उस संदर्भ में आरबीआई बैंक को डायरेक्शन जारी कर सकता है, ये सेक्शन 35A के अंतर्गत। उसके बाद है सेक्शन 45ZA से सेक्शन 45ZF, ZA से ZF, 45 का ZA से ZF, ये नॉमिनेशन को डिफाइन करता है। खाते में जो हम लोग नॉमिनी डालते हैं उसके बारे में ये बात करता है। उसके बाद सेक्शन 45Y, प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड, बैंकें जो रिकॉर्ड रखती हैं, आप जो खाता खुलवाते हैं, KYC कराते हैं, उन सभी का क्या करती है, आप जो ट्रांजैक्शन करते हैं बैंक उसका रिकॉर्ड रखती है। कब तक, कितने दिन तक वो प्रिजर्व करके रखेगी, वो बैंक टू बैंक अलग अलग होता है, लेकिन एज पर PMLA एक्ट 5 ईयर्स जो है, जिस डेट को ट्रांजैक्शन हुआ है उस डेट से 5 ईयर्स तक बैंकों को जो है उसको प्रिजर्व करके रखना है, ट्रांजैक्शन जो हुआ है उसके रिकॉर्ड को। और जो अकाउंट KYC के डिटेल्स हैं वो जो है बैंकों को बैंकों से जो खाते धारक हैं उसका संबंध खत्म होने पर, मतलब टर्मिनेट होने पर, जैसे खाता बंद हो गया हो, तो उस कंडीशन में खाता बंद होने के दिन से 5 साल तक उसको जो है वो रिकॉर्ड रखना है कस्टमर का। ये PMLA एक्ट के अंतर्गत ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके बारे में बात की गई सेक्शन 45Y। तो ये सारी महत्वपूर्ण सेक्शंस हैं जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के, जो कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में मदद कर सकता है। तो इन सेक्शंस को आपको याद रखना है। एक बार, 2 बार, 3 बार आप वीडियो देख के इसको अपने जो है इसको याद कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं। ये आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत मदद करेगा। ऐसे ही मैं RBI एक्ट 1934 और फिर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पर भी एक वीडियो आपके लिए ले आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।